नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिएगा। देखिए, बंगाल की आज हम बात करेंगे क्योंकि बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी मुश्किलों में फंस गई हैं। वजह आपको बताएंगे। देखिए, बंगाल की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा एक सवाल गूंज रहा है कि आखिर ममता दीदी इतनी बेचैन क्यों हैं। दरअसल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया SIR कर रहा है, ये आप सभी जानते हैं, और पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची की गहनता से जांच की गई। जब 28 फरवरी 2026 को फाइनल सूची आई तो आंकड़े चौंका देने वाले रहे। जी हां, सबसे ज्यादा असर उन जिलों में पड़ा जिन्हें वर्षों से TMC का वोट बैंक माना जाता रहा है। मतलब वो जिले जो अभेद्य किला थे TMC का, मतलब जिसके बलबूते TMC हर बार सरकार बना रही थी। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, इन 6 जिलों में ही 100 से ज्यादा विधानसभा सीटें आती हैं और यही निर्णायक बनता है। अकेले उत्तर और दक्षिण में 24 परगना में 64 सीटें हैं। ये वही सीटें हैं जो बंगाल की सत्ता का रास्ता तय करती हैं। लेकिन अब सामने आया है कि इन जिलों में करीब 23 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। पूरे बंगाल में 63,66,000 नाम हटाए जा चुके हैं जो फर्जी थे। लगभग 60 लाख लोग अब भी जांच के दायरे में, मतलब 63.66 हट चुके हैं और 60 लाख करीब अभी भी जांच के दायरे में हैं। यानी कुल मिलाकर 1.23 करोड़ मतदाता या तो हटाए गए हैं या उनकी जांच चल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सब कुछ साफ सुथरा था तो इतनी बड़ी संख्या में नाम क्यों हटे। यहीं से तो ममता बनर्जी और TMC की बेचैनी बढ़ी। लेकिन ममता दीदी, उनकी पार्टी इससे बैकडोर NRC बता रही है। सपोर्ट के तौर पर अखिलेश यादव भी कहते हैं भैया वहां NRC हो रही है। लेकिन बीजेपी का आरोप बिल्कुल है कि सालों से बंगाल में वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों और घोस्ट वोटर्स को संरक्षण दिया गया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर मतदाता सूची में कोई गड़बड़ी नहीं थी तो फिर सफाई से डर लग क्यों रहा था। दरअसल सच्चाई देखिए यही है कि बंगाल के बॉर्डर एरियाज, विशेष तौर पर जो हम कहते हैं सीमावर्ती जिले, वहां अवैध घुसपैठ का मुद्दा वर्षों से रहा है। रातों रात, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई यहां पर वोटर्स की संख्या में। आरोप ये भी लगते रहे हैं कि इन्हीं इलाकों में राजनीतिक लाभ के लिए वोटर लिस्ट को बढ़ाया गया। अब जब बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, चुनाव आयोग ने भी सूची का गहन पुनरीक्षण किया तो TMC के सबसे मजबूत गढ़ में से एक इन 6 जिलों में स्थिति डामाडोल हो गई। वजह है कि ममता बनर्जी इस पूरी प्रक्रिया को मुद्दा बनाती रही, नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास हुआ। लेकिन सवाल अब भी वहीं खड़ा है, क्या बंगाल में वोट बैंक की राजनीति के लिए मतदाता सूची के साथ खेल हुआ? और क्या यही कारण है कि अब जब सफाई हो रही है तो TMC सबसे ज्यादा आक्रामक है, अटैकिंग मोड में है? सच्चाई यही है कि अगर वोटर लिस्ट में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आई तो सबसे बड़ा झटका उसी राजनीति को लगेगा जो वर्षों से कुंडली मारकर इस वोट बैंक पर बैठा है। और ये कौन है ये आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। देखिए, यही वजह है कि SIR 2026 ने बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा घेरा है। ऐसे में जवाब तो चाहिए कि आज हमारे जो सवाल हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको आज हम आधार बनाएंगे। देखिए, बंगाल में वर्षों से घोस्ट वोटर्स का खेल चलता रहा क्या? दूसरा सवाल, सब ठीक ही था तो 63 लाख से ज्यादा नाम हटे कैसे? 60 लाख कभी भी संदेह के घेरे में कैसे हैं? मतदाता सूची की जांच से ममता इतनी परेशान क्यों थी? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये एक प्रश्न है। दिल्ली तक आ गई ममता बनर्जी। SIR ने TMC के वोट बैंक मॉडल की पोल खोल दी है क्या? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। आज इन्हीं सवालों को आधार बनाएंगे, खुलकर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बयान SIR पर सुनवा देते हैं। अधीर रंजन चौधरी से लेकर अर्जुन मुंडा तक किसने क्या कहा, देख लीजिए पहले। हमारे संविधान के अधिकार 324 में, 325 में, 326 में चुनाव आयोग और मतदाता दोनों का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। जैसे कि मान लीजिए वोट देने के अधिकार
जिसको हम कहते हैं कि राइट टू वोट, ये राइट टू वोट हमारे संवैधानिक अधिकार। अगर लाखों की तादाद में लोग चुनाव आयोग या सूबे की सरकार की गलती से अगर मतदाता सूची से बाहर रह जाए तो उन लोगों को बकाही ये अधिकार छीना जा सकता है। कि कोई कारण नहीं बनता है। इस मामले पर सारे संस्थाएं, सारे इंस्टीट्यूशन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह बिल्कुल ही एक राज्य के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए किया जा रहा है कि मतदाता पुनरीक्षण कार्य चलते रहता है, वही है। 1 अप्रैल से महाराष्ट्र में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी मतदार पुनः सूची बनाने का काम, शुद्धिकरण 1 अप्रैल से शुरू होगा 22 राज्यों में। आपको पता होगा कि पश्चिम बंगाल में 64 लाख नाम मतदाता सूची से चुनाव आयोग ने SIR के दरमियान निकाल दिए। महाराष्ट्र में भी कम से कम 50 लाख नाम कम हो गए। लाखों बांग्लादेशी घुसपैठिए इन्होंने अपना नाम मतदार सूची में जो दाखिल करवाया है वो सब SIR के दरमियान निकाले जाएंगे। ममता दीदी बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती, ये बड़ी बात नहीं है। ममता दीदी बंगाल की जनता के लिए चुनौती है, बंगाल की जनता का डेवलपमेंट के लिए चुनौती है। बंगाली महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान, संभ्रम, उसके लिए चैलेंज है ममता बनर्जी। देश के लिए चैलेंज है। घुसपैठियों को घुसाकर डेमोग्राफी चेंज करने का काम ममता बनर्जी कर रही है। इसलिए देश की जनता के लिए चैलेंज है ममता बनर्जी, और इस चैलेंज को बंगाल की जनता इस बार पूरा बुलडोज करेगी। उनका अभ्यास हो रहा है, क्योंकि इसके बाद तो अगर पॉलिटिक्स में रहेगी तो लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगी, बीजेपी की मुख्यमंत्री बनेगी तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन होगी। तो धरने देने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा उनको। प्रैक्टिस हो रहा है ना, अच्छा है। चुनाव आयोग देखिए पूरे देश के अंदर एक प्रक्रिया कर रहा है। फर्जी वोटर जो अवैध रूप से वोटर बने हुए हैं, अवैध रूप से गलत तरीके से यहाँ पर जो है इस प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं, उनको हटाने का काम पूरे देश में हो रहा है। तो ममता दीदी को इसलिए परेशानी हो रही है कि उन्होंने बड़ी संख्या में इस प्रकार के फर्जी वोट बनाए हैं। उनको लगता है कि निश्चित रूप से उनका डर यही बताता है कि यहाँ पर गलत हुआ है और निश्चित रूप से वो सही होगा। तो घुसपैठियों पर हुई कार्रवाई, इसीलिए शायद टीएमसी बौखलाई। आज हम इसी की बात करें। बता दें तो पैनल में कौन कौन से लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, उसके बाद में हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे इस पर। निखिल प्रसून प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। निखिल, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ राम प्रकाश पांडे जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता टीएमसी के हैं। पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ संदीप चौधरी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। बातचीत की शुरुआत में निखिल प्रसून जी आपसे करना चाहूंगा। निखिल जी, SIR प्रक्रिया पूरी हुई, आंकड़े सामने आ चुके हैं, सीमावर्ती जिलों में बहुत ज्यादा फर्जी वोटर्स पाए गए हैं। अब ऐसे में किसको किस प्रकार से देखा जाए? क्या इसे आप बंगाल में चल रहे फर्जी वोटर नेटवर्क का एक सबूत के तौर पर मानते हैं कि ये प्रमाण हो गया है, ये प्रमाणित हो गया है कि ये बहुत बड़ा फर्जी वोटर का एक नेक्सस चल रहा था, जिससे कुछ पार्टीज लाभ उठा रही थी, वो अब एक्सपोज हो चुका है? निखिल जी। निखिल जी की आवाज दीजिएगा एक बार, अनम्यूट कर लीजिएगा सर एक बार प्लीज। जी हाँ, मैं ये मानता हूं कि जो SIR की जो प्रक्रिया है, लोकतंत्र के जो उत्सव में जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, उसका जो आधार होता है वो वोटर लिस्ट होता है। तो यह लिस्ट की शुचिता को और प्रमाणिक ढंग से स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो कि हर साल होता है और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन स्वातंत्र्योत्तर भारत में हो चुके हैं। और कई राज्यों में, 12 राज्यों में आपने देखा कि बंगाल के साथ। तो लोकतंत्र का आधार जब मतदान है, तो मतदान सूची भारत के नागरिक होंगे जिन्हें वयस्क मताधिकार का जो एक सनक है संविधान से, उसे संपुष्ट करने का यह एक तरह से था SIR, जिसे कि हर कदम पर आपने देखा कि बंगाल की सरकार में इसमें रोक है। कई बार सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, कई बार उन्होंने जो है सो ममता बनर्जी वहां जाकर के एक तरह से एक लोगों का अपने ऊपर ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये घटनाक्रम में खुद ही सुप्रीम कोर्ट में जाकर के पेशी की। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी SIR प्रक्रिया को अवैध नहीं घोषित किया और सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए, उसके तत्वावधान में SIR संचालित हुआ। आपने देखा कि SIR में चुनाव अधिकारियों पर हमले हुए, BLO लोगों पर को एक
दबाव में डालने की रणनीति पर काम हुआ और इस तरह से कदम पर बाधाएं उत्पन्न की गई। उसके बावजूद भी 58 लाख वोटर्स के नाम पहली बार, अभी मिलाकर के करीब 63-64 लाख वोटर्स हैं जो एक तरह से घोस्ट वोटर वो थे ही नहीं, लेकिन पिछले चुनाव में या उससे पिछले चुनाव में उनके नाम पर कांग्रेस वोट डाला करती थी। क्यों? क्योंकि उस तरह से वो अपने प्रशासन उपयोग करती थी। तो इनका जो वोट है, वोट बैंक का आधार पिछले 10 चल रहा है, उसकी पोल खुल गई है। अब इसके बाद जो एडुकेशन में जो लोग हैं, जो वैसे लोग हैं जो कि नाम या स्पेलिंग मिस्टेक है, वो तो जुडिशियल ऑफिसर्स अपने विवेक से निर्णय लेंगे और उन्हें कोई घबराहट नहीं है। लेकिन इनका जो घुसपैठियों वाला जो वोट बैंक है, जिस सीमावर्ती जिलों में जिस तरह से 9 मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दक्षिण 24 परगना, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर इत्यादि हैं, नदियां हैं, वनगांव है, वैसे इलाकों में जिस तरह से जनसांख्यिकी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है पिछले 10-15 में, उसने भारत की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह पैदा कर लिया है। ठीक है निखिल जी, आप बने रहिएगा। एक बार फटाफट सर ओपनिंग रिमार्क सभी का ले लें। निखिल जी एक बार ओपनिंग रिमार्क बाकी गेस्ट का भी ले लें, उसके बाद में हम और डीपली चर्चा करेंगे इस पर। समय मैं दूंगा आपको सर, प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ टीएमसी के भी प्रवक्ता हैं। पांडे जी, क्या ये कहना गलत होगा कि फर्जी वोटर्स की सफाई और बहुत ज़्यादा मुश्किलात में इसके वजह से टीएमसी आ चुकी है? क्योंकि आंकड़ा 63 लाख के आसपास का अभी बताया गया और 60 लाख तो अभी भी संदेह के घेरे में है। और बीजेपी हमेशा से कहती रही है ये फर्जी वोटर्स हैं, जिसी के बदौलत टीएमसी जीतती रही है, और अब ये हट गए हैं तो अब मामला इनका हो गया गड़बड़। इसीलिए ममता दीदी बेचैन रहती हैं, परेशान दिखती हैं। ये पहले तो आशीष जी मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो ध्यान देते हैं जी, कि दक्षिण दिनाजपुर से सांसद जो हैं, जो इनके मंत्री भी हैं, वो भाजपा के जीते हुए हैं। वहां फर्जी वोटर है तो उनको पहले तो इस्तीफा देने के लिए बोला जाए कि फर्जी वोटर के वोट से वो जीते हैं। उत्तर दिनाजपुर में भी इन्हीं का सांसद है जो जीते हुए हैं, वो भी फर्जी वोटर से, जहां फर्जी वोटर है। तो मैं इलेक्शन कमीशन से भी निवेदन करूंगा तो उन्हें भी बोले कि फर्जी वोटर से जो जीते हुए हैं वो सांसद नहीं हो सकते हैं, गलत आदमियों के। वहां पर इनकी सोच कहां गई थी? और दूसरी बात है कि हम चिंतित नहीं है, हमारी लड़ाई हमेशा रही है, क्योंकि संवैधानिक दायरे में रहकर ममता लड़ी है और कल से फिर हमारी लड़ाई चालू है। और हम अपने अधिकार के और अपने राज्य के नागरिकों के वोट अधिकार के लिए हमारी लड़ाई चलती रहेगी और अंतिम दम चलेगी जब तक ये सही रूप से ठीक नहीं होगा। ठीक है, ओके पांडे जी, आप बने रहिएगा सर, हम इस पर और बात करेंगे। संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, सीमावर्ती जिलों में सबसे ज्यादा नाम हटे हैं सर, क्या इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है कि यह संकेत भी है कि वर्षों से मतदाता सूची में गड़बड़ियां थी जो अब सामने आई हैं, विशेष तौर पर सीमावर्ती जिलों में जहां पर सबसे ज्यादा घुसपैठ हुई है? संदीप जी। देखिए आशीष जी, गड़बड़ियां हो सकती हैं, फर्जी वोट हो सकता है, वो काटना चाहिए। और एसआईआर जो प्रक्रिया है जिसको करता है वोट बनाने की और काटने की, वो चुनाव आयोग करता है। और चुनाव आयोग किसी भी राज्य सरकार के अंडर में काम नहीं करता है। तो इसमें ये चीजें भी हैं, अगर वहां पर फर्जी वोट है और वो ममता बनर्जी ने बनवा दिया तो अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ममता बनर्जी के हाथ में तो चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र बॉडी है और जिसमें चुनाव आयुक्त का जो सिलेक्शन होता है वो केंद्र सरकार करती है। तो ये अपने आप में एक विवादास्पद चीज हो जाती है। उसके बाद अगर वहां पर इस तरीके का फर्जी वोटर है, वो टीएमसी को ही जिताता है, तो इसके पहले वहां पर ज्योति बसु की सरकार किस तरीके से लंबे समय तक चलती रही, फिर अगर वो टीएमसी को ही जिताता है और ममता बनर्जी को जिताता है, तो पिछले विधानसभा में आपने देखा होगा शिवेंदु अधिकारी से ममता बनर्जी अपना विधानसभा चुनाव हार गई थी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो तो ममता बनर्जी के खिलाफ वोट पड़ता है। तो ये सब चीजें राजनीतिक लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा सकते हैं। हकीकत ये है कि चाहे हमारा आधार कार्ड बनने का मामला हो, चाहे हमारा वोट बनने का या कटने का मामला हो, चाहे हमारा पैन कार्ड बनने का या कटने का मामला हो, या विदेशों से कोई हमारे देश के अंदर घुसे या बाहर जाए, ये सारी चीजें केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। ये इसका एक विश्लेषण हो सकता है। ठीक है, ओके संदीप जी, आप बने रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं निखिल जी, उनसे भी हम बात करेंगे। निखिल जी, जिन जिलों में सबसे ज्यादा फर्जी वोटर्स मिले हैं उसको ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का गढ़ कहा जाता है, क्या यह महज एक संयोग है? किस प्रकार से देखें इसे? देखिए, ये तो आपने देखा कि गृह मंत्री जी ने सब कहा है और बाहर भी कहा कि करीब करीब जो 400 किलोमीटर का जो
जिसमें कि बाड़ लगाने की अनुमति जो सरकार ने नहीं दी, मतलब उसके लिए जमीन राज्य सरकार ने अभी तक नहीं किया है। और बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जो कि नदी है, वन है, ऐसे क्षेत्रों में जो है सो पेट्रोलिंग के भी कई बार जो लोकल जो प्रशासन है उसकी मिली भगत से जो है घुसपैठ चले आते हैं। और उसके बाद जो तृणमूल कांग्रेस के जो एजेंट्स हैं उनका वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि बनवा करके उन्हें रिहेबिलिटेट करते हैं और वो देश के अन्य भागों में भी चले जाते हैं। तो इस तरह से वेल ऑयल्ड मशीनरी है जो कि पिछले 10 वर्षों से लोगों को क्रॉस करवा रही है। तो इस क्या है ना कि वहां की जनसांख्यिकी में परिवर्तन हुआ और उसमें से काफी लोग फिर न्यू टाउन और बाकी ये जो गुलशन कॉलोनी और डिफरेंट एरियाज में चले जाते हैं। वो एक तरह से जो फर्जी वोटर्स जो भी हैं, जो कि घुसपैठिए हैं, फर्जी वोटर्स का मतलब जो घोस्ट वोटर्स है, उनमें 2 तरह की धांधलियां हो रही थी। जो एएसडी वोटर्स हैं, जो वहां से शिफ्ट कर गए हैं या जिनका निधन हो गया, स्थानांतरित हो गया, उनके नाम पर बोगस करना, तो ये तृणमूल का शगल था। दूसरा कि जो घुसपैठ कि अवैध थे, बांग्लादेशी थे, जिन्होंने जो अवैध जो वोटर कार्ड बनाया था, उसके माध्यम से वो लोग तो तृणमूल कांग्रेस के प्रशासन द्वारा ही संपोषित हो थे, इसी वजह से तो उन्हें जाली आधार कार्ड इत्यादि, तो उन्हें ही वोट देते थे। कहने का मतलब यह है कि जितने जाली वोटर्स वो तृणमूल को ही वोट, हमारे वहां से सांसद जीते हैं क्योंकि वैध वोटरों की संख्या, उन्होंने हमारे सांसद को वोट दिया है। लेकिन जितने अवैध वोट है क्योंकि तृणमूल द्वारा नहीं, वही तो टीएमसी वाले कह रहे हैं कि वो जो जीत रहे हैं आप लोग उन्हीं सीटों पर, लोकसभा का चुनाव में सीटें, पहले तो आप अपने सांसदों से इस्तीफा दिलाए क्योंकि वो फर्जी वोटों से जीते हैं। ये इसको आधार बनाते हैं ये टीएमसी वाले। नहीं तो हमारे जो सांसद है वो वैध वोटों से जीते हैं। क्यों? क्योंकि जो घुसपैठियों की जो विचारधारा है वो तृणमूल से मिलती जुलती है। तो ये तय कैसे होगा सर कि नहीं ये वोटों की गिनती होती तो ये कैसे पता चलता है उसमें आप लोगों को? कैसे तय होगा? कॉमन सेंस ये है कि जो घुसपैठी आ रहे हैं, जिन्हें तृणमूल जो है अवैध जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल करवा रही, वो बीजेपी के सांसदों को कैसे वोट दे? वो विपक्षियों को ही वोट दे, लेकिन हमारा वोट जो जेन्युइन वोट है भारी पड़ता, इस वजह से वो जीतते हैं। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो फिर विधानसभा में चीजें एकदम से, विधानसभा के चुनाव में चीजें एकदम से बदल कैसे जाती है निखिल जी? वही लोग यही सेम पैटर्न उसमें क्यों नहीं हो पाता है? वहां पे आप हार क्यों जाते हैं? नहीं तो हम लोग जीत नहीं पाए तो 77 सीटें मिली, तृणमूल बार जीत रही है, 200 सवा 200 सीटें मिल रही है। कि ग्राउंड स्टडी ये रहती है कि हम लोग दूसरा तो इनके पास बाकी हथियार है लोगों को डराने का, वोटरों को जो है पोलिंग बूथ तक नहीं ले जाने का। सभी का एक तंत्र है जिसका कि ये भाग था जो एसआईआर के माध्यम से 58 से कम 50 लाख वोटर्स जो थे, ये उनके नाम पर ये लोग वोटिंग करते हुए निकल रहे थे। अब तो ये स्पष्ट हो गया इस चुनाव से, इसने माफी मांगनी चाहिए। तो 58 लाख वोट कटे कैसे, उसको तो लेकर के कोई भी बात नहीं है। आयोग ने आधार कार्ड, हम इसी पर जवाब ले लेते हैं ना सर, इसी पर एडमिट कार्ड को मांग लिया। हाँ, इसी पर टीएमसी के प्रवक्ता का जवाब ले लेते हैं। ऑफिसर्स को बिठा दिया। ठीक है पांडे जी, आप बताइए क्या जवाब है? ठीक है रामप्रकाश पांडे जी, क्या जवाब है? आप लोग जब से एसआईआर शुरू हुआ तब से लेकर आज तक ममता बनर्जी से लेकर तमाम बड़े नेता आपकी पार्टी के इंक्लूडिंग यू, आप लोग लगातार इसको लोकतंत्र पर हमला बताते रहे। अगर ये लोकतंत्र पर हमला था तो इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स कटे कैसे, फर्जी मिले कैसे? ये संख्या करोड़ के आसपास जाएगी अगर जो संदेह के घेरे में उनको भी जोड़ दिया जाए तो। पांडे जी। आशीष जी, ऐसा है कि ये सच का सामना तो कभी कर नहीं पाते और हमने हमारे नागरिकों के वोट अधिकार के लिए हमारी लड़ाई है और वो अभी भी चल रही है जी। दूसरी बात है ये स्वीकार नहीं कर सकते जो उत्तर बंगाल जो इनका गढ़ है विधानसभा में, ज्यादा सीटें वहीं से आई हुई है। 77 जो सीटें आई थी 21 में वो उत्तर बंगाल से है और मालदा उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण गुजरात उत्तर बंगाल में पाया। तो ये मेरे ख्याल ये जो बैठे हुए हैं बीजेपी के प्रवक्ता, ये पश्चिम बंगाल के तो है नहीं, मैं पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला। तो इनकी वोट संख्या, इनकी संख्या घटेगी। तृणमूल कांग्रेस फिर वही तरह सरकार तृणमूल कांग्रेस ही बनाएगी और जो भी ये बता रहे हैं जितनी भी संख्या बचेगी हमें अपने पर भरोसा है और हम जानते हैं कि जीत हमारी तय है। ये जितने भी इस तरह की मुद्दे लेके आए एसआर का चल एनआरसी का करने का एक पद्धति जो लाना चाह रहे हैं, तो पश्चिम बंगाल में इनको जीत नहीं मिलेगी। इन्हीं ये जनता ही इनका जवाब देगी। जो भी इनके वोटर थे कुछ जो, वो भी इनकी ये प्रक्रिया देख के साफ समझ गए कि ये गलत तौर तरीका, वोटर अधिकार को हनन करना चाहते हैं, गणतंत्र पर हमला करते थे, लोकतंत्र खत्म करने की प्रक्रिया। तो आप लोग इसको बार बार ये प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, ये इसका रोना क्यों रोते रहे? निष्पक्ष अभी भी ये बोल रहे हैं निष्पक्ष नहीं है।
नहीं तो निष्पक्ष कब होगा? जब ममता दीदी कराएंगी SIR तब माना जाएगा? ये चुनाव आयोग अपना काम छोड़ दे, आप लोगों को दे दे, तब माना जाएगा सर? नहीं, मेरे को ये बताइए आप आशीष जी, मैं ये पूछता तो ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे बोल देते हैं? अगर इलेक्शन कमीशन बोलता कि इतने वोटर कटेंगे तब तो आप मान लेते ठीक है, इलेक्शन कमीशन का काम है, वो बोल रहे हैं, किंतु इनके नेता ये कैसे बोल देते हैं? इनके पास ये आंकड़ा कहां से आया? तो निष्पक्षता पर तो सवाल उठता है। ठीक है, ओके। सरकारी काम, हाँ, राजनीतिक दल का तो काम नहीं था ऐसा कि वो आंकड़ा बताएंगे। आंकड़ा जब ये बताते हैं। हाँ। और दूसरी बात आपके साउथ 24 में तो मथुरा जो है वही के हैं। हाँ। जिनके वोट से जीते भी इनके सांसद। हाँ। और उनके पास हमारे बीना देवी के पास हमारे प्रधानमंत्री भी जी गए थे उनके घर पर। हाँ। और वो मथुरा का वोट पर SR में कट रहा है। हाँ। तो वो भारत के नागरिक हैं या बांग्लादेश के नागरिक है? इसका जवाब दे दे हमारे भाई। अच्छा ठीक है, मथुरा वोटर्स को लेकर बहुत बखेड़ा खड़ा हो रहा है निखिल जी, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात, पहली बात तो ये उन्होंने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल के है नहीं, मैं कलकत्ता में बैठा हुआ पिछले 25 साल से यहाँ पर हूँ, और मैं यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता ही नहीं, बीजेपी के डॉक्टर सेल का राज्य का को कन्वीनर भी हूँ और बहुत सारी राज्य कमेटी में हूँ। तो मैं यहीं से बात करूँ, पश्चिम बंगाल कोलकाता से। भाई साहब तो यही बताइए ना, आपका मालदा कौन से राज्य पड़ता है? नॉर्थ बंगाल पड़ता है ना, वो किसका? आपका गढ़ है ना, दक्षिण दिनाजपुर किसका? आपका गढ़ है ना। अरे जहां भी गढ़ से मतलब नहीं होता है, सवाल ये उठता है कि हर जगह पूरे भारत में है, वो मालदा केवल एक ही जगह पर सीमित नहीं है, वहां से वो एंट्री पॉइंट है, वो एंट्री पॉइंट लेकर के पूरे राज्य में जाते हैं, उस तरह से कश्मीर तक चले जाते हैं वो लोग। तो ये देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। और असम से बंद हो गया, त्रिपुरा से एंट्री पॉइंट नहीं है। जब से हमारी सरकार बनी है वो असम से बंद हो गया। रही बात मटुआ लोगों की, मटुआ लोगों को आइए मैं दिखा देता हूँ, आइए मैं दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है, उनको पूरा कर लेने दीजिए पांडे जी, उनको पहले पूरा कर लेने दीजिए। मटुआ लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से नागरिकता देने का काम जो है सो हमारी सरकार ने किया, और वो लोग बड़ी संख्या में अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारा काफी बड़ी संख्या में लोगों को सर्टिफिकेट्स मिलते जा रहे हैं, और उनको जो है सो पूर्ण मताधिकार, जो गृह मंत्री महोदय ने हजारों बार बोला है और प्रधानमंत्री महोदय ने भी बोला, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो प्रताड़ित हिंदू बांग्लादेश से आए उसको जो ममता बनर्जी लगातार मथुरा समुदाय को लेकर आरोप लगा रही हैं, आपको नहीं लगता कि आपको डैमेज करेगा चुनाव में? उनको अब देखिए, ये तो डैमेज ऐसा है कि CAA का जो विरोध कर रहा था कि उन्हें नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए, तो ममता बनर्जी की सरकार कर रही थी। तो जो CAA का विरोध करेगा वो मटुआ का विरोधी हुआ। तो मटुआ इस चीज को अच्छी तरह समझते हैं जो वो, इसीलिए वो सॉलिडली बीजेपी के साथ रहे हैं चुनाव दर चुनाव, और आगामी विधानसभा चुनाव में भी वो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद देंगे, चाहे मटुआ हो, चाहे नामशूद्र हो, चाहे राजवंशी हो। ऐसा मेरा मानना है और विश्वास। ठीक है संदीप जी, क्या ये मुद्दा बंगाल की राजनीति में वोट बैंक बनाम वोटर वेरिफिकेशन नामक एक बहस छेड़ रहा है क्या? इस पर आपका विश्लेषण चाहूंगा संदीप जी। देखिए आशीष जी, बीजेपी प्रवक्ता अपने तरीके से अपनी बात और अपना पक्ष रखेंगे, इनकी अपनी एक लिमिट और मर्यादा होती है। कांग्रेस जो TMC प्रवक्ता है वो अपने तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, कोई वो नहीं है इसमें, सबको अपना अधिकार है। लेकिन हमें कुछ चीजें देखनी पड़ेगी। जिस तरीके से एक बड़ा नंबर सामने आ रहा है, कितने लोगों की वोट कट रही है या इतने फेक वोटर्स हैं। देखिए आशीष जी, आपने भी वोट बनवाया होगा, हमने भी बनवाया है। वोट बनने की प्रॉपर प्रक्रिया होती है, फॉर्म भरा जाता है, उस पर संबंधित अधिकारियों के साइन भी होते हैं। इसका मतलब अगर फेक वोट बनती है तो संबंधित अधिकारी जिन्होंने फेक उसको वेरीफाई किया होगा, अपने साइन किए होंगे, जिनके साइन से वोटर कार्ड इश्यू हुआ होगा, इसका मतलब वो दोषी हैं, उनके ऊपर तो दोष लगता है, उनको जेल जाना चाहिए, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए, उनको सस्पेंड होना चाहिए, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। क्या एक भी अधिकारी बंगाल के अंदर या किसी भी स्टेट के अंदर जहां इसको मुद्दा बनाया जाता है, जहां इसके ऊपर राजनीतिक बहस होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, क्या एक भी अधिकारी सामने आया कि ये अधिकारी किसी पार्टी से, किसी दल से इस तरीके से मिला हुआ था और इसने इस तरीके से इतने वोट फर्जी बना दिए और ये व्यक्ति जेल में है या इसके ऊपर केस चल रहा है? आपको याद होगा, मैंने आपको पिछली डिबेट में बताया था कि हमारी एक राजनयिक थी माधवी गुप्ता, वो जेल में गई, आपको पता होगा, उसको सजा भी हुई।
आपने ज्योति मल्होत्रा का देखा होगा, हरियाणा की एक यूट्यूबर थी, जेल भी गई, उसके खिलाफ जांच भी हुई, उसको पुलिस ने अरेस्ट भी करा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जब जब गड़बड़ियां की वो सामने आए। लेकिन देखिए ये मुद्दा कितना बड़ा बन जाता है एसआईआर का, वोट कटने का, वोट बनने का, लेकिन एक जिम्मेदार अधिकारी जिसने ये काम किया हो कभी सामने नहीं आता। इसका मतलब पार्टियों के आपस में एक दूसरे के ऊपर, जिसको कहते हैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, वही देखने को मिलती है। निखिल जी की तरफ बढ़ेंगे। निखिल जी, आप लोग तमाम बातें करते हैं, ठीक है, लेकिन विपक्ष इस पूरे एसआईआर प्रक्रिया को, इंक्लूडिंग अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, तमाम बड़े नेताओं को मैं देख रहा हूं, वो लोग इसको बैकडोर एनआरसी बता रहे हैं। अब इसका क्या जवाब है? क्योंकि वो लोग बार बार कहते हैं कि एनआरसी हो रही है ये एसआईआर के नाम पर, और चुनाव आयोग पूरा कठपुतली बना हुआ है बीजेपी के हाथों की। देखिए ये जो 12 राज्यों में हुआ उसमें अगर आप उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, अखिलेश यादव जी ने कई राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम कटा, क्योंकि या तो वो वहां से शिफ्ट कर गए थे या उनका निधन हो गया था। लेकिन किसी भी राज्य ने इस तरह का विरोध नहीं किया जहां की भारतीय जनता पार्टी की विरोधी दल की भी सरकारें थी, जैसे कि तमिलनाडु और केरल में सबसे ज्यादा बवाल यहीं पर मचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैंने कहा, आधार कार्ड को मान लिया और 10th के एडमिट कार्ड को मान लिया, जो जुडिशियल अधिकारियों को लगवा दिया माइक्रो ऑब्जर्वर्स के ऊपर। सारी बातें मानने के बावजूद भी ये कहना कि एसआईआर की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है, लोगों के साथ एक तरह से ज्यादती हो रही है, ये सारी चीजें, तो ये तरह से सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। और जिस तरह से संवैधानिक संस्था जैसे कि इलेक्शन कमीशन का के लिए इतने अपशब्दों का प्रयोग आज तक स्वतंत्र भारत में कभी किसी खिलाफ नहीं किया, जिससे चुनाव आयोग के खिलाफ किया जा रहा है बंगाल में। और जो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में अंततोगत्वा जो उनके वकील है, जो लाखों करोड़ रुपए जो सरकार का, जो जनता का पैसा है, वो उन वकीलों को दिया जाए, जिसमें कपिल सिब्बल इत्यादि हैं, उन्होंने एक तरह से इस प्रक्रिया को ही रोकने का काम किया कि जो जुडिशियल अधिकारी है उनकी ट्रेनिंग के लिए इलेक्शन कमीशन मॉड्यूल नहीं दे सकता है। ये सारी चीजें दिखा रही कि ये लोग एसआईआर से इतनी ज्यादा भयाक्रांत हो गए हैं कि पूरी तरह ये लोग उखड़ने जा रहे हैं। भाई इतना भय पाने की क्या जरूरत है? तमिलनाडु में डीएमके तो नहीं पा रही, केरल में जो सीपीएम की सरकार है वो भी नहीं खा रही, वो भी हमारे विरोधी, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे, अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। और बिहार में आपने देखा एसआईआर जहां हुआ या नहीं हुआ, वहां पर उस ढंग से हमारे को जो कोई फायदा पहुंचा, इसका कोई ठोस आंकड़ा नहीं है। अभी हम लोग अपने आप को, ये हमने एसआईआर नहीं किया है, इलेक्शन कमीशन ने किया है। हम केवल इतना चाहते कि वैध वोटर्स वोट दें, वो वैध वोटर्स उन्हें वोट दे दें, तृणमूल को, क्या दिक्कत है? हम लोग उस पर कोई आपत्ति नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो। तो आप देख रहे हैं कि पोरस बॉर्डर है, पूरे यूरोप को एक तरह से जनसांख्यिकी परिवर्तन ने उसके स्वरूप को बदल दिया। पूरा यूरोप आज एक तरह से तूफान में खड़ा है और एक तरह से बवंडर वहां होने वाला है, एक तरह से जनसांख्यिकी परिवर्तन में वहां का कल्चर पूरी तरह समाप्त हो रहा है। और कई सारे ऐसे देश हैं जहां की जो घुसपैठियों ने जाकर के उस देश की सुरक्षा व्यवस्था और वहां के लोगों के साथ एक ऐसा एक माहौल बना दिया है जहां की उनके अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। तो एसआईआर के माध्यम से भले ही चुनाव आयोग ने सीमित जो है तो मतदाताओं की जो उनकी जो सूची, उसे सूचिता प्रदान करने का काम किया, लेकिन मैं तो ऐसा मानता हूं कि इसे और भी लक्ष्यों की प्राप्ति हुई, जैसे कि अवैध घुसपैठियों का निर्धारण होना। और जिस तरह से शुरू में ही काफी लोग बांग्लादेश की ओर भाग गए थे, ये इस बात का द्योतक है कि एसआईआर में घुसपैठियों का जो मूल एक तरह से उनका जो तंत्र है उस पर भी प्रहार करने का काम किया। तो इसलिए यह बहुत ही बड़ा एक ऐसा कदम है जो कि युगांतरकारी मैं कहूंगा, और इससे तृणमूल कांग्रेस को इसका सम्मान करना चाहिए, इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल है, मान्यता प्राप्त दल है। और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो घुसपैठियों का समर्थन। पांडे जी आपकी इस बात पे रिएक्ट करना चाह रहे हैं, जो टीएमसी के प्रवक्ता हमने बुलाए हैं वो कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी पांडे जी। मैं रिएक्ट इसलिए करना चाह रहा हूं कि मेरे प्रवक्ता भाजपा राज आपको बता रहा हूं कि अनंत जी महाराज इन्हीं के राज्यसभा के सांसद है, और उन्होंने क्या कहा कि ये जो एसआईआर हुआ है वो जो भी माने एक है जिनको यहाँ पर बोला जाता है, बंगाल को बोला जाता है कि राजवंशी जो यहाँ के भूमिपुत्र है, नॉर्थ बंगाल के भूमिपुत्र है, उनके नाम एसआईआर में उनके नाम डिलीटेड हुए। तो या तो ये बता दे वो ये भूमिपुत्र नहीं है, और उन्होंने क्यों भाजपा का साथ छोड़ा। इसका मतलब कहीं इस प्रक्रिया में कहीं खामियां हैं। नहीं तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया, आप लोग कहते रहते हैं कि प्रक्रिया गलत है, तो टीएमसी कोई सबूत, ठोस सबूत दिखाएगी? वैध मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं आप ये कहते रहे, लेकिन कुछ प्रमाण नहीं दिखा पाए, कैसे आप ये कहते रहते हैं सर? कुछ आधार तो होगा ना?
मैं चाहूंगा वो आधार आप बताइए। क्यों 50 आदमी जो मृतक जिनको घोषित किया था और हमारी मुख्यमंत्री लेके गई थी, वो तो दिल्ली लेके गई थी कि जिंदा है उनको मृतक घोषित किया गया था, उनको नहीं तो भाई वो प्रक्रिया है ना, वो इन बिटवीन द प्रक्रिया अगर गलतियां होती हैं तो फॉर्म 6 फॉर्म 7 ये तमाम चीजें किस लिए हैं? नाम बढ़ाना घटाना समय होता है ना, बढ़वा लीजिए अगर कुछ गलत हो गया तो इसको मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? ये तो यूपी में भी हुआ, हमारे घर में भी हुआ है, मृत डिक्लेयर कर दिया गया, वोटर है, हमने बाद में फॉर्म 7 भरा या जो भी होता है वो प्रक्रिया आगे बढ़ी और नाम फिर से आ गया, उसमें क्या ऐसा था? हमें ठीक है, जो समय चाहिए था वो समय निर्धारित, जितना समय चाहिए उतना समय तो नहीं मिल रहा है। अरे कितना समय? बंगाल को तो सबसे ज्यादा समय मिला सर। वो तो हमारे लोग मृतक है कोर्ट तक जाने के बाद वो समय मिला है। और अभी भी जो बोल रहे हैं कि ये जो अभेद बोल रहे हैं कि अभी फिर हमारी 2 तारीख, कल से ही हमारी 6 तारीख से फिर मुख्यमंत्री हमारी धरना को बैठ रही है, ठीक है, और अंतिम दिन तक हमारी लड़ाई तो चलती रहेगी जब तक ये एसआईआर की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक दल के दबाव में गलत अगर करेगा तो हमारी चलती रहेगी। ठीक है संदीप जी, आप कैसे देखते हैं इन दावों को जब ये कहा जाता है कि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं है, वैध वोटर्स के नाम, जो वैलिड वोटर्स उनके नाम हटाया जा रहा है जानबूझकर, चुन-चुन कर? एक संवैधानिक संस्था पर इस प्रकार के आरोप लगाना कहां तक सही है, ये आप बेहतर बता पाएंगे संदीप चौधरी जी। देखिए आशीष जी, जो एसआईआर का मामला है ये पहले कभी इतना सुर्खियों में नहीं रहा, क्योंकि हमेशा से ये चलता है, लंबे समय से हम देख रहे हैं। नहीं, सबसे ज्यादा हल्ला पश्चिम बंगाल में क्यों हुआ ये बताइए सर? सबसे ज्यादा हल्ला पश्चिम बंगाल में क्यों हुआ? देखिए सारा हल्ला पश्चिम बंगाल में हुआ, इससे पहले भी देखने को मिला है, हमने बिहार में भी ये चीजें देखी हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल चूंकि ममता बनर्जी भी अटैकिंग राजनीति करती है और बीजेपी भी अटैकिंग राजनीति के लिए जानी जाती है, और जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, जो पश्चिम बंगाल के वोटर हैं, वो भी बहुत अटैकिंग किस्म के होते हैं, उनका व्यवहार आप देखेंगे अटैकिंग होता है, बैक फुट पर वो काम नहीं करते। और सबसे बड़ी चीज ये आई कि जो पक्ष और विपक्ष होता है, बीजेपी चाहती है ये काम होना चाहिए, और विपक्ष का मतलब होता है कि विपक्ष उसकी लेग पुलिंग करेगा, उस पर उंगली उठाएगा, उसमें कमियां निकालने का काम करेगा। और कमियां इसलिए निकलने लगती है क्योंकि चुनाव आयोग के जो चुनाव आयुक्त हैं उनका सिलेक्शन जिस तरीके से हुआ वो सुर्खियां बना और उन पर उंगली उठती रही। उनको इतना प्रोटेक्शन दे दिया गया जितना सुप्रीम कोर्ट के जज को भी नहीं दिया जाता। उन पर रिटायरमेंट के बाद भी या कोई गलतियां होने के बाद भी आप कोई केस दायर नहीं कर सकते, उनको किसी भी कानूनी दायरे में आप लेकर के नहीं आ सकते। उसके बाद फिर जो एसआईआर का मामला आया, विपक्ष ने ये उंगली उठाई है भैया कहिए ममता बनर्जी ने कि समय कम दिया गया, आपने देखा कई बीएलओज ने सुसाइड कर लिया। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें रही। फिर कई लोगों के वोट बनाने में प्रॉब्लम आई, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट से निर्धारित किए चुनाव आयोग ने वो प्रोवाइड कराने में प्रॉब्लम होने लगी। फिर ममता जी को कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट से इजाजत मिली कि हाँ अब आप आधार कार्ड भी दिखा सकते हैं या आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए चूंकि प्रदेश में और चुनाव आयोग और केंद्र के बीच में लगातार टकराव रहा, इसलिए हमें एसआईआर पर इतनी डिबेट्स करनी पड़ती है और एसआईआर इसलिए शक के दायरे में रहता है। ठीक है, ओके। निखिल जी आप कुछ कहेंगे मृत वोटर्स पर? आप कुछ कहना चाहूंगा? हाँ, मृतक वोटर जो है वो अगर कुछ उसमें प्रक्रियागत त्रुटियां नहीं है तो उसे दूर करना चाहिए चुनाव आयोग को। लेकिन तृणमूल कांग्रेस क्या करती थी, जो लोग सच में हताहत हो गए हैं, जो लोग सच में मृतक है, उनको हर 5 साल बाद स्वर्ग से उतार करके उनको एक बार यहाँ पर वोटर पोलिंग बूथ का दर्शन करवाती थी और परिवारजनों से मिलवा करके फिर ऊपर स्वर्ग में भेज दिया करती थी। अच्छा। यह प्रक्रिया चलते चली आ रही। हाँ। इसके अलावा कई सारे धृतराष्ट्र भी मिले जिनके की 100 बच्चे थे, किसी के 400 बच्चे थे। तो ऐसी जो चीजें थी वो भी एसआईआर के माध्यम से समाज के सामने आई। तो आज ये कलयुगी धृतराष्ट्र जो है, जो एसआईआर की ही देन है, तो इसके लिए चुनाव आयोग का स्वागत करना चाहिए कि उनका दर्शन मिला। और एक चीज का मुझे दुख रहेगा कि जो 5-5 साल बाद जो लोग, जो हुतात्माएं जो स्वर्ग से उतरती थी, अब उनका उतरना बंद हो जाएगा। तो इसका मुझे एसआईआर को लेकर के एकमात्र खेद यही है। तो ये लोग जब स्वर्ग से उतरते थे तो ये लोग बीजेपी को क्यों नहीं वोट देते थे? क्योंकि इनको उतारने का सारा इंतजाम तृणमूल ही करती थी, क्योंकि इनको उतार करके इनके रहने खाने का सारा इंतजाम तृणमूल ही करती थी। घर में 100 बच्चों की आई है। हाँ पांडे जी बताइए, पूरी कर लीजिए बात भाई आप। हाँ क्या कह रहे हैं आप? माने हमने बिहार में भी देखा जब वोट हो रहे थे तो हरियाणा से ट्रेनें फ्री कर दी गई थी आने के लिए, फर्जी वोटरों को लाके देने के लिए जिनके नाम चढ़वाए गए थे। तो ये पश्चिम बंगाल में नहीं कर पाएंगे।
यहाँ पर तो बाहर से वोटर ला पाएंगे। तो अच्छा मुझे बताइए ना ये, अच्छा चलिए एक बेसिक सा सवाल है पांडे जी, अब आप तमाम बातें करें तो मुझे बताइए जो सीमावर्ती जिले हैं पश्चिम बंगाल के, वहां पर दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई कैसे? मतलब ये तो जनसंख्यिकी की ऐसी तैसी कर दी भाई, इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स कैसे बढ़ गए रातों रात? हम देख रहे हैं कि 125% की वृद्धि हुई है एक पिछले एक दशक में। हाउ इज इट पॉसिबल? ये तो संदेह के घेरे में शुरुआत से था ना पांडे जी, ये घुसपैठिया आए हैं ना, ये तो स्वीकार करेंगे, ये भी नहीं स्वीकार करेंगे। नहीं, आप ये मेरे को बताइए, घुसपैठिया आई है तो ये काम किसका है? सीएसएफ इनके पास है, बीएसएफ इनके पास है, सीआरपीएफ इनके। भाई यहाँ आने के बाद उनके आधार कार्ड कैसे बन जाते हैं, उनके राशन कैसे मिलने लग जाता है, वो यहाँ पे नौकरियां कैसे करने लग जाते हैं, ये सब चीजें भी तो जवाबदेही होगी ना। उस पर तो एक अलग बहस है कि आपने जमीन नहीं दी, वो फेंसिंग नहीं लगा पाए, ये तमाम चीजें आरोप प्रत्यारोप। लेकिन यहाँ आने के बाद अगर वो घुस आए, जिस भी वजह से घुस आए, तो यहाँ उनको पाला पोसा किसने? उन फर्जी वोटर्स को पाला पोसा किसने? वो बांग्लादेशी आकर हिंदुस्तान में वोट डालेंगे क्या? ना आशीष जी मेरे को ये बताइए, राजनीति विश्लेषक जी ने बताया कि आधार कार्ड पैन कार्ड ये बनाने का काम कोई राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का है। जब बन रहा था किसी को फर्जी तो केंद्र सरकार क्या सोई हुई थी? जहां पर गया कि डिजिटल इंडिया हो गया, हमारे विश्व गुरु जो सारे डिजिटल कर दिए, तो वो सोए में क्या डिजिटल किए? देखिए आधार कार्ड की जो बनने की प्रक्रिया है UIDAI पश्चिम बंगाल बोल रही है और बना सकती है, उसके पास अधिकार नहीं दिया गया। मैं बता रहा हूँ आधार उसका केवल वो केंद्र के पास ही अधिकार है। UIDAI और राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य सरकारों में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। क्यों नहीं किया? आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया में राज्य सरकार का निश्चित रोल है। प्रत्येक राज्य सरकार ने UIDAI के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है, जिसको कि राज्य सरकार को रजिस्ट्रार की भूमिका में जो वहां का जो प्रशासन है उसे रखा गया है। देखिए शुरुआत से कहती रही है कि पूरी प्रक्रिया संदेह के घेरे में है, निष्पक्ष नहीं है मामला, लेकिन अब जो भी है अब आंकड़े सामने आ गए हैं और इन्हीं वोटर लिस्ट पे अब चुनाव होगा। अब बहुत सारी चीजें चुनाव नतीजे बताएंगे। आप सभी जुड़े, बहुत आभार संदीप जी आपका, निखिल जी आपका, थैंक यू सो मच सर, और पांडे जी आपका भी बहुत आभार सर समय देने के लिए। इस डिबेट में मेरे साथ इतना ही, आज्ञा दीजिए, जय हिंद।